नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भुज में बोले प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात को बदनाम करने और निवेश रोकने के लिए रची गई थी साजिशें। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद रमा देवी का बड़ा आरोप, लालू परिवार ने ही मेरे पति को किया था ठंडा। 500 नए स्कूलों का क्या हुआ, दिल्ली का शिक्षा मॉडल फेल, बीजेपी का आप पर बड़ा हमला। बांके बिहारी मंदिर हादसे पर अखिलेश ने साधा राज्य सरकार पर निशाना, कहा योगी के पहुंचने से पहले हुई बहुत देर। मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, घुट घुट कर मरने से अच्छा है शेर की तरह मरना, ना डरे हैं और ना ही डरेंगे। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि गुजरात को बदनाम करने और निवेश रोकने के लिए साजिशें रची गई, लेकिन इस राज्य ने इन बातों को ध्यान में नहीं रखा और प्रगति का नया मार्ग प्रशस्त किया। मोदी इस साल के अंत में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भुज में विकास कार्यों का उद्घाटन करने और उनकी नींव रखने के बाद उन्होंने रैली को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा कि फिलहाल कई कंपनियों और कमियों के बावजूद वह 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए साफ तौर पर देख सकते हैं। रैली से पहले प्रधानमंत्री ने भुज में 3 किलोमीटर लंबा एक रोड शो भी किया, जहां हजारों लोग उनका अभिवादन करने के लिए सड़क के दोनों ओर जमा हो गए। मोदी ने रोड शो के दौरान हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सड़क के दोनों तरफ इकट्ठा लोग उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे थे। वे प्रधानमंत्री के प्रति अपना स्नेह दिखाने के लिए मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे तथा तिरंगा लहरा रहे थे। रोड शो के बाद मोदी ने 2001 में आए भूकंप के पीड़ितों की याद में भुज शहर के बाहरी इलाकों में बनाए गए स्मारक स्मृति वन का उद्घाटन भी किया। इसके बाद वे कक्ष विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कुल 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें सरदार सरोवर परियोजना की कच्छ शाखा, नहर सरहद डेयरी का नया स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र, भुज में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, गांधीधाम में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सम्मेलन केंद्र, अंजार में वीर बालक स्मारक भी शामिल है। रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि गुजरात एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाओं से निपट रहा था, तब गुजरात को देश और दुनिया में बदनाम करने की साजिशें रची गई। गुजरात में आने वाले निवेश को रोकने के लिए बार बार प्रयास भी किए गए। उन्होंने कहा कि गुजरात ने उसे बदनाम करने वाले सभी प्रयासों को वो छोटा बताया, साजिशों को नाकाम किया और राज्य प्रगति के नए पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार तो बन गई है, लेकिन लगातार किसी न किसी बयान को लेकर बीजेपी घेरने में लगी है। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर अब बीजेपी की सांसद रमा देवी ने बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव के ठंडा कर देने वाले बयान को लेकर रमा देवी ने कहा कि मेरे पति मुख्यमंत्री न बन जाएं, इसलिए इन्होंने मेरे पति को भी ठंडा कर दिया था। सांसद रमा देवी ने कहा कि सवालिया अंदाज में पलटवार किया और पूछा कि उस समय कितनों को ठंडा किया गया था। रमा देवी ने कहा कि जिन्होंने हत्या करवाई उसके साथ नीतीश कुमार ने सहयोग लेकर सरकार बना ली। बयान के जरिए रमा देवी ने सीधा लालू यादव और उनके परिवार पर निशाना भी साधा। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में कथित घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली बीजेपी चीफ आदर्श गुप्ता और गौरव भाटिया आप पर आरोप लगाते हुए दिखे। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के दावे झूठे हैं। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार मनीष सिसोदिया वो विश्व का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री बताती है, लेकिन ये सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने टॉयलेट को क्लासरूम बता दिया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जब बार बार कठिन प्रश्न बीजेपी पूछती है तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहते थे कि विश्व के सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका नाम आता है और इसलिए राजनीतिक द्वेष से प्रताड़ित किया जाता है। तो अब बात दिल्ली की शिक्षा की ही हो जाए। गौरव ने कहा कि हम लोग आपके समक्ष इससे
पहले बड़ी प्रमुखता से जो अरविंद केजरीवाल की पाप सरकार है उसका आबकारी घोटाला सामने रखते हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट केजरीवाल ने दिया था, वो 3 महीने से जेल में है। अभी तक मंत्री पद से हटाए नहीं गए। बीजेपी ने कहा कि 500 स्कूल बनवाने का वादा किया था, वह स्कूल तो नहीं बने। बीजेपी ने सीवीसी की रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया कि स्कूल में 2400 कमरों की जरूरत थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 7180 किया गया। इसके साथ ही लागत को भी बढ़ाया गया, जिससे कि मुनाफाखोरी की जा सके। बीजेपी ने प्रेस वार्ता में सवाल किया कि 2.5 साल पहले ये रिपोर्ट सीवीसी ने भेजी थी, पर उस पर क्या संज्ञान लिया गया, तो क्या कार्रवाई भी आगे हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि एक अनुमान के मुताबिक 326 करोड़ से लागत जो है बढ़ गई। टेंडर की कीमत 53% से ज्यादा थी। 6133 क्लासरूम की जगह 4027 क्लासरूम बने। क्या ये काला धन केजरीवाल की तिजोरी में नहीं आया? बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने के लिए रुपए खर्च किए गए, लेकिन सीवीसी जांच में सिर्फ 2 पाए गए। पूरे प्रोजेक्ट का जो है स्कैम्ड अमाउंट जो है 990 करोड़ का था। 860 करोड़ के टेंडर जारी किए गए, जबकि खर्चा 1315 करोड़ किया गया। कोई नया टेंडर नहीं निकाला गया, जबकि अपने करीबी ठेकेदारों को ही यह काम दिलवा दिया गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जो है निशाना साधते हुए जन्माष्टमी की रात बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। यादव ने रंगजी मंदिर में दर्शन करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि जन्माष्टमी का पर्व जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में भी धूमधाम से मनाया जाता था, मगर तब ऐसे हादसे नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में यह हादसा हुआ, लिहाजा इसके लिए यह सरकार ही जिम्मेदार है। सपा प्रमुख ने जन्माष्टमी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा पहुंचने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री को पता है कि इस मौके पर मथुरा में देश भर के कृष्ण भक्तों का हुजूम उमड़ता है, तो उन्हें कई घंटों तक वहां रहने की जरूरत ही क्या थी। वह वहां जमे रहे, इसलिए जो पुलिस बल लोगों को संभालने में लगाया जाना था, वह मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए लगा रहा। ऐसे में जरूरत के स्थानों पर कमी तो होनी ही थी, तभी बांके बिहारी मंदिर में हादसा हुआ। गौरतलब है कि 12 अगस्त को जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में आरती के दौरान मची भगदड़ में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई थी तथा कई अन्य घायल हो गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने बांके बिहारी मंदिर के हादसे के बाद वृंदावन में भी वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के समान ही कॉरिडोर बनाए जाने की चर्चा पर कहा कि वृंदावन के प्राचीन स्वरूप से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी नीति सरकार ब्रज का विकास करने के बजाय विनाश कर रही है। भ्रष्टाचार के चलते यहाँ सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सपा प्रमुख ने कहा कि हमारी सरकार ने आम आदमी की सुविधा का ध्यान रखते हुए विकास कार्य कराए थे, लेकिन बीजेपी लोगों को कष्ट देकर विकास कार्य करवा रही है। बीजेपी सरकार ने असंख्य लोगों को बेरोजगार कर दिया है। जब अगला चुनाव हो तो जनता हमें वोट दे और बीजेपी के उन वादों को याद रखे जो उन्होंने पूरे नहीं किए। झारखंड में पिछले 5 दिनों से जारी सियासी सस्पेंस के बीच यूपीए गठबंधन ने जो है रविवार शाम को सीएम हाउस में बैठक की। बैठक के बाद यूपीए विधायकों ने केंद्र सरकार से लेकर राजभवन पर जोरदार हमला भी बोला। हेमंत सोरेन सरकार के 3 मंत्रियों सहित 11 विधायकों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्यपाल और चुनाव आयोग अपना फैसला तत्काल सार्वजनिक करें। हमें 24 घंटे के अंदर उसका जवाब हम देंगे। हमारे गठबंधन को पूर्ण बहुमत है और हम 50 विधायक सरकार के साथ एकजुट भी हैं। इसके बावजूद अगर उन्हें कुछ लगता है और उनमें हिम्मत है तो धारा 356 लगाकर हमारी सरकार को बर्खास्त ही कर दें। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि रोज रोज घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि शेर की तरह मरना, कायर की तरह मरना सही नहीं है। इसलिए हम लड़ेंगे और ना ही झुकेंगे, ना झुके हैं और ना आगे झुकेंगे। जनता ने जो बहुमत दिया है उसका पाई पाई का काम करके जनता को दिखाएंगे। हमारे पास 50 से ज्यादा विधायक हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह भी कहा कि एक तरफ राज्यपाल और निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन के मामले में निर्णय को लिफाफे में बंद कर रखा है और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता उनके नाम पर ट्वीट और बयानबाजी करते हुए फैसला सुना रहे हैं। पूरे राज्य को अनिश्चितता के वातावरण में धकेल दिया गया है। सोची समझी साजिश के तहत आदिवासी नेतृत्व वाली सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तो
तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। झारखंड विधानसभा में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि अविश्वास ऐसा कि 7 के विधायक 2 दिन भी इन्हें संभाल नहीं सके। मरांडी ने रविवार को सोरेन पर हमलावर अंदाज में ट्वीट किया। लगता है कि अविश्वास ऐसा है कि इनसे 7 के विधायक 2 दिन भी नहीं संभल रहे। उन्होंने लिखा कि बीमारी से लेकर तमाम तरह के बहाने बनाकर संवैधानिक संस्थाओं से बार बार समय मांगने वाले मुख्यमंत्री को अब इतनी जल्दबाजी है कि वह महामहिम राज्यपाल और निर्वाचन आयोग पर तुरंत निर्णय करने का दबाव बना रहे। एक अन्य ट्वीट में मरांडी ने कहा कि फैसला आने के पूर्व ही संस्थाओं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। महागठबंधन के लोग बताएं कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री जी को पक्ष रखने का हर मौका दिया या नहीं। कई बार सुनवाई टाली गई, मामले में जानबूझकर देरी की गई। अब वही लोग राजभवन और चुनाव आयोग पर फैसला जल्दी देने का दबाव डाल रहे हैं। इससे पूर्व सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 1 के तहत मुख्यमंत्री की विधायकी खत्म करने की चर्चा है और उसके तहत आज तक किसी की भी विधायकी नहीं गई, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ संस्थाओं का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कारण है कि राज्यपाल ने अब तक अपना मंतव्य नहीं दिया। ऐसी क्या कानूनी सलाह है जो वह ले नहीं पा रहे हैं। यह तो सरासर लोकतंत्र एवं जनता का अपमान है। झामुमो के इस हमले के बाद एक बार फिर मरांडी ने जवाबी ट्वीट किया। महागठबंधन के नेता संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्ष काम करने दें। झारखंड में मुख्यमंत्री से जुड़े मामले में चुनाव आयोग या राज्यपाल की भूमिका पर जबरन सवाल उठाकर निष्पक्ष संस्थाओं को घेरने का काम किया जा रहा है। बेहतर होता कि महागठबंधन के नेता पहले आयोग के फैसले का विधिवत इंतजार करते। गोंडा के सांसद और बीजेपी नेता निशिंतकांत दुबे ने भी मुख्यमंत्री और गठबंधन के विधायकों के शनिवार को लतरातू बांध के पिकनिक दौरे पर तंज किया और कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी की सदस्यता भ्रष्टाचार में नहीं, देश आजाद करने में गई है। भ्रष्टाचारी स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देकर जश्न मनाने वाले सभी विधायकों को बधाई हो। राजस्थान के 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष चंद्रभान सिंह आज रविवार यानी कि धौलपुर जाते समय भरतपुर के सर्किट हाउस पहुंच गए थे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर चंद्रभान सिंह का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में जितने भी
हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं उनके पीछे बीजेपी का हाथ रहा है। बीजेपी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देने पर कहा कि गुलाम नबी आजाद जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस को छोड़कर चले गए और फिर कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, जबकि जीवन भर वह कांग्रेस पार्टी में पदों पर रहे थे। पार्टी छोड़ने के बाद यह नेता आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में चापलूसी चलती है। चापलूसी तो हर जगह चलती है, बीजेपी हो या समाज हो या कांग्रेस हो या कोई भी संगठन हो, सभी जगह चापलूसी चलती है। कांग्रेस की विचारधारा देश को जोड़ने का काम करती है, ना कि बीजेपी की तरह देश को तोड़ने का। इसके साथ ही हाल ही में हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की हार पर चंद्रभान ने कहा कि यह कांग्रेस संगठन के लिए चिंतन का विषय है। इस हार के लिए एनएसयूआई संगठन और कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। जिन प्रत्याशियों को एनएसयूआई ने टिकट नहीं दिया वह निर्दलीय लड़कर चुनाव जीते हैं। जालौर में दलित छात्र की हत्या हुई, लेकिन कोई भी बीजेपी नेता वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि जिस शिक्षक ने छात्र की हत्या की थी वह बीजेपी की विचारधारा का था। राजस्थान के कई शहरों में हिंसात्मक घटनाएं भी देखने को मिली। इसके अलावा भरतपुर में साधु की मौत का मामला हो या जालौर में शिक्षक द्वारा छात्र के कत्ल का मामला हुआ हो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपनी ही सरकार से नाराजगी हो। इन सभी मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने प्रकाश डाला। वहीं अशोक गहलोत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर चंद्रभान ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम सीडब्ल्यूसी करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत को बनाने की बात है तो यह अशोक गहलोत पर निर्भर करता है। राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने गायों में लंपी चर्म रोग से निपटने के लिए अपनी ही पार्टी की सरकार के फैसले पर जो है सवाल उठा दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठक में शर्मा ने कहा कि अजमेर से पशु चिकित्सा कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर जोधपुर स्थानांतरित किया गया, जिससे गलत संदेश गया। रघु शर्मा अजमेर के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं, जबकि जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर है। शर्मा को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पिछले साल अक्टूबर में गुजरात के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था और 1 महीने बाद मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले उन्हें नवंबर में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि मेरे क्षेत्र में पशुपालन विभाग के सारे कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर दूसरी जगह भेज दिया गया। मेरे यहाँ लोग परेशान हैं, यहाँ कोई उपचार करने वाला तक नहीं है। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को दूसरी जगह भेजने से यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है। कर्मचारियों के नहीं होने से गाय मर रही हैं। आपको भी मालूम है कि कर्मचारी कहाँ भेजे गए। सभी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर जोधपुर भेज दिया गया है। मंत्री कटारिया ने शर्मा को बीच में रोका तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बातें सुने कटारिया जी, सभी को जोधपुर भेज दिया गया। इससे यहाँ गलत संदेश गया कि यहाँ गायें मर रही हैं और सभी कर्मचारियों को यहाँ से जोधपुर प्रतिनियुक्त कर पर भेजा गया है। पशुपालन मंत्री कटारिया ने शर्मा को आश्वासन दिया है कि जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं वे वापस अजमेर में कार्यभार ग्रहण करेंगे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना के बीच दशहरा पर शिवाजी पार्क में वार्षिक जनसभा आयोजित करने को लेकर तनातनी ने दोनों खेमों के बीच और टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। शिवसेना विधायक और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि अधिकारी उनकी पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने के लिए एक आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो कई दशक पुरानी राजनीतिक घटना है और पार्टी के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के भाषणों से जुड़ी हुई है। वह नागपुर हवाई अड्डे पर ठाकरे और शिंदे दोनों गुटों द्वारा रैली की अनुमति के लिए आवेदन करने की संभावना पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिवसेना मुंबई में अपनी वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति मांग रही है, लेकिन अधिकारी हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह एक दमनकारी सरकार है। यह पूछे जाने पर कि क्या शिंदे धड़ा दशहरा रैली को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, तो आदित्य ने कहा कि लोगों को पता चल गया है कि विद्रोहियों के मुखौटों के पीछे क्या है और वे इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ संवाद यात्रा को राज्य भर में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और इस बीच बीएमसी ने ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। इन घटनाक्रमों पर टिप्पणी करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो गृह मंत्री भी हैं, ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना ने क्या किया था, लेकिन एक गृह मंत्री के रूप में मैं कह सकता हूं कि सब कुछ कानून के अनुसार किया जाएगा।
कुछ भी कानून के खिलाफ नहीं होगा। फडणवीस ने सावधानी बरतते हुए यह टिप्पणी करने से भी परहेज किया कि असली सेना कौन सी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा असली सेना से जुड़े मामलों को बड़ी पीठ को सौंपने के सवाल के जवाब में फडणवीस ने कहा कि जो कुछ भी कानून के भीतर है वह होगा, कानून से बाहर कुछ भी नहीं होगा। गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो है जम्मू में जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री एम सरूनी के नेतृत्व में बैठक की। कांग्रेस से 26 अगस्त को इस्तीफा देने वाले आजाद का 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर का कार्यक्रम है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी बनाने की भी घोषणा की है। सरूनी ने कहा कि आजाद के समर्थन में पार्षदों, पंचायत सदस्यों और ब्लॉक स्तर के नेताओं सहित कांग्रेस के 500 से अधिक प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बैठक में यह संदेश देने के लिए बुलाई गई थी कि हम सभी आजाद के साथ हैं। पूर्व मंत्री जीएम सरूनी ने कहा कि आगामी दिनों में आप देश भर के नेताओं को आजाद की पार्टी के साथ आते देखेंगे। जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के पूरा होने के बाद विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इसलिए आजाद का फोकस यही है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष सरूरी ने कहा कि नई पार्टी सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमें विश्वास है कि आजाद जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि उनकी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में अपने दम पर जीत हासिल करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि आजाद के इस्तीफे ने कांग्रेस नेतृत्व का पर्दाफाश कर दिया है। वह आगे क्या करने जा रहे हैं यह उनका अपना फैसला होगा। अगर उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का फैसला लिया है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। रैना ने कहा कि बीजेपी किसी भी पार्टी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं करेगी क्योंकि हम अपने बल पर चुनाव जीतने में पूरी तरह सक्षम हैं। हम 50 से अधिक सीटें जीतेंगे और अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। सारा गूंजा रे जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर हम जो भी दिशा में जाए, सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए। हम हैं जियाले जीतने को हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत हमी रातों का करते हैं। जो रक्त है तन में बहता वो हमसे है ये कहता। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा है। बोल उठा ये जग सारा जय हो। युग की जंजीरों को हमने ही काटा है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और सांसद सौगत राय ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। सौगत राय ने कहा कि अगर भाजपा और सीपीआई के कुछ नेता चंद नेताओं की गलतियों के लिए पार्टी पर निशाना साधने में शालीनता की हदें पार करते हैं तो उन्हें जूतों से पीटने और उनके इलाकों से बाहर निकालने की शिकायत नहीं करनी चाहिए।
राय ने आगे कहा कि वह विभिन्न मामलों में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी पार्थ चटर्जी और अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद से हर टीएमसी नेता के खिलाफ मान हानिकारक हमलों को लेकर चिंतित थे। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि जूता टिप्पणी एक बयानबाजी है और इसे शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। कोलकाता में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोलकाता में कोई भाजपा या सीपीआई कार्यकर्ता है तो ध्यान से सुने, यदि आप में से कोई भी टीएमसी पर हमला करते हुए हर एक को चोर के रूप में ब्रांड करके शालीनता की सीमा पार करता है, तो ऐसे में अगर हमारी पार्टी के लोग आपको जूतों से पीटते हैं तो हमें दोष ना दें। अगर हमारे सदस्यों ने आपको अपने इलाके से बाहर कर दिया है तो शिकायत ना करें। वहीं राय की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने कहा कि सेवानिवृत्त प्रोफेसर की टिप्पणियों से पता चलता है कि टीएमसी में मौखिक शब्दों का चलन कैसे बढ़ गया है। मजूमदार ने कहा कि सभ्यता के अपने मुखौटे को हटाकर स्वागत राय ने लंपेटों की भाषा को अपना लिया है। बहुत जल्द बंगाल के लोग सार्वजनिक रूप से भ्रष्ट टीएमसी के खिलाफ हो जाएंगे और राय जैसे नेताओं को इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। वहीं सीपीआई के केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने दावा किया कि राय इस तरह की टिप्पणी करके टीएमसी में अपनी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह हमें धमकाना चाहते हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि हमारा कार्यकर्ता सड़क पर टीएमसी के उपद्रव का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली में नई शराब नीति पर रार अभी शांत होती हुई नहीं दिख रही है। बीजेपी ने आज यानी कि सोमवार को आम आदमी पार्टी द्वारा लागू की गई नई शराब नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जानकारी दी है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नैतिक आधार पर मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दोनों का इस्तीफा मांगना चाहिए। गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली को शराब में डुबोने और शराब माफियाओं के सहयोग से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वालों की जांच होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक बीजेपी पूरी दिल्ली में कुल 13 जगहों पर आज धरना प्रदर्शन कर रही है। आदेश गुप्ता और विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विदुड़ी जनपद पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि अन्य नेता वेलकम मॉडल टाउन, रोहड़ी, मोतीबाग, मिलाप नगर, मायापुरी और रमेश नगर जैसी जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 19 अगस्त को सीबीआई ने नई शराब नीति पर हुए भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर मनीष सिसोदिया के आवास सहित उनसे जुड़े विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि आबकारी विभाग मनीष सिसोदिया के ही अधीन है और उन पर नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। वहीं आपने बीजेपी द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों का खंडन भी किया और इसे बीजेपी की दिल्ली में आपकी सरकार को गिराने की साजिश करार दिया है। वहीं सीबीआई इस आबकारी नीति घोटाले को लेकर अब तक 7 राज्यों और दिल्ली एनसीआर में कुल 31 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। उसमें सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 संदिग्धों को नामजद किया है। वहीं दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा 30 मई को गिरफ्तार किए गए आप नेता सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है और वह फिलहाल जेल में ही रहेंगे। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश मुसीबत बन गई है तो मैदानी इलाकों में गंगा और उसकी सहायक नदियों का रौद्र रूप डराने लगा है। गंगा के सभी 84 घाट जलमग्न हो गए हैं। खिड़किया घाट पर सैलानियों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। मिर्जापुर में भी गंगा का पानी निचले इलाकों को डुबोने लगा है। यूपी के बांदा जिले में यमुना और केन नदी में उफान की वजह से तटीय इलाकों में बसे गांव पानी में पूरी तरीके से डूब गए। यूपी के बांदा जिले में यमुना और केन नदी के उफान पर आने से लोग परेशान हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सदर और पैलानी तहसील में हुआ है। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में रविवार देर शाम हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में देर शाम भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। गौला नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से गौला बैराज के 6 गेट खोल दिए गए, जिससे गौला बैराज का पानी तेजी से निचले इलाकों में जाने लगा। गली मोहल्लों से गुजरने वाले नाले मानो नदी में तब्दील हो गए। लिहाजा प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट करने में लगा रहा और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए सलाह भी दी गई। यूपी में गंगा धीरे धीरे रौद्र रूप धारण करने लगी है। मिर्जापुर से लेकर वाराणसी तक गंगा का पानी तटीय इलाकों को डुबो रहा है। वाराणसी में गंगा किनारे घाटों पर बनी सीढ़ियां पानी में समा चुकी हैं। सभी 84 घाट जलमग्न हो चुके हैं। खिड़कियां घाट पर सैलानियों की आवाजाही पूरी तरीके से अब रोक दी गई है। गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
नदी के किनारे बनी कॉलोनियों में पानी घुसने लगा है। मिर्जापुर में सदर तहसील के ग्रामीण इलाके पानी में डूब चुके हैं। चुनार के सीखड़ नारायणपुर ब्लॉक में गंगा का पानी कई गांवों को डुबो चुका है। गांव के आसपास कमर तक पानी भी भरा हुआ है। किसानों के खेत पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। भारत में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अब संक्रमण के केसों में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 7,591 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान नए मामलों से ज्यादा कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या रही है। बीते 24 घंटे में 9,206 मरीज कोविड-19 से स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कुल रिकवरी रेट लगभग 98.62% पर पहुंच गया है। कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों का कुल आंकड़ा देश में 4,38,00,000 जो है 2,993 हो गया है। फिलहाल 84,931 एक्टिव मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। देश में कोरोना के मामलों का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 28 अगस्त को देश में 9,436 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं उससे पहले 27 अगस्त को 9,520 मामले दर्ज किए गए, जबकि बीते 24 घंटे में मामलों की संख्या 7,551 पर पहुंच गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।